हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी है। कार्य और ऊर्जा के बारे में आज हम बात करेंगे। टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स जो भी हैं सारा कुछ क्लियर करेंगे और लास्ट में कुछ इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। अलग से मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बना के लाया हूँ, तो वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहले समझेंगे चीज़ों को किस तरीके से क्या क्या होता है। अगर हम बात करें कि वर्क और एनर्जी की, कार्य और ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये देखो, दोनों चीज़ें कार्य और ऊर्जा ये दोनों क्या है ना कि सेम है। ठीक है, दोनों सेम है। किसी न किसी तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मतलब इन दोनों में क्या है कि एक लिंक होता है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्क के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे वर्क क्या होता है और उसके बाद से आफ्टर दैट हम देखेंगे एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क के बारे में देखेंगे और ये सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि एक मोटिवेशन है, काफ़ी बढ़िया मोटिवेशन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का था। मुझे एक जगह मिला तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ ये इसे थोड़ा शेयर करते हैं और ये काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे करके अगर हमें मिलता रहा तो हम आपको हर वीडियो को पहले आपको एक ये इस तरीके का मोटिवेशन हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रश्न करना मत छोड़ो, जिज्ञासा के मौजूद होने के अपने कारण है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या है, द इम्पोर्टेंट थिंग्स इज टू नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, क्यूरोसिटी हैज़ इट्स ओन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। अब देखो ये कहना क्या चाहता है, ये जो दो लाइनें हैं ये काफ़ी बहुत ही वेटेज रखती हैं, बहुत ही काफ़ी वेटेज है इनका। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रश्न करना मत छोड़ो। अगर आप किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं, किसी चीज़ में अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आप क्वेश्चनिंग करना मत छोड़ो, आप उस पर प्रश्न करना छोड़ो मत, करते रहो क्वेश्चन। जैसे आइंस्टाइन ने जब वो छोटे हुआ करते थे तो उन्होंने, अगर उनके ओल्ड वीडियोस देखो या फिर कोई मूवीज़ वगैरह देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऐसे करते थे और टीचर इरिटेट होकर उनको क्लास से बाहर कर देते थे, फायर कर दिए जाते थे इस तरीके से। तो क्वेश्चनिंग करना मत छोड़ो, ये बहुत ही एक लिंक एक जनरेट करता है, एक लिंक दे देता है आपको उस सब्जेक्ट में। जैसे कि आप इंटरेस्टेड हो, आप बहुत अच्छे से उसको जानना चाहते हो और चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती, काफ़ी खूबसूरत हो जाता है कि अब जब आपके सामने जब सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लोर होने लगती हैं। तो ये इसका मतलब रहा और हम भी चाहते हैं कि ये जितने भी इससे पहले हमने वीडियोज अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, अगर आप उन्हें देखते हो, जैसे ग्रेविटेशन हो गया या फिर फोर्थ एंड जो भी लॉ ऑफ मोशन हो गए, इस तरीके जो भी वीडियोज आप देखते हो या फिर आज आप जो वीडियो देख रहे हो, तो क्वेश्चंस करना आप मत छोड़ो। मतलब कि अगर आपको जो समझ में नहीं आ रहा आप उसे पूछो, या फिर किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था वो भी पूछ सकते हैं। हम आपके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्वेश्चंस अराइज करो, आप पूछो अगर आपको जो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप यूट्यूब पे जाएं और यूट्यूब पे जाने के बाद से आपको एग्जाम हाउ सर्च बॉक्स में इस तरीके जो सर्च बॉक्स खुलेगा, एग्जाम हाउ आप टाइप करना है, उसके बाद से एंटर करोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो आप यहाँ से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप प्लेलिस्ट में जाना चाहते हैं और वीडियोज़ को और देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो एग्जाम हाउ लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा और क्लिक करेंगे तो उसके बाद से आपके सामने एक इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आफ्टर दैट आपको प्ले लिस्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्ले लिस्ट, यहाँ पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद से एक अलग सा इंटरफेस खुल के आएगा जो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है कि साइंस नाम का एक प्लेलिस्ट है, ये कहाँ पे है। ठीक है, तो ये ढूंढना है आपको और इस पर आप क्लिक करोगे। अभी तक ये 17-18 वीडियो जो भी हैं वो उसमें पड़े हुए हैं। अब ये सारे वीडियोज को देखना चाहो तो आप देख लो, क्वेश्चन अराइज करना चाहो क्वेश्चन अराइज कर सकते हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इतना आपको कर लेना है, इतना आप करते हो तो काफ़ी हमारे लिए भी बेनिफिशियल होता है और आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपका भी इसमें बहुत से फ़ायदा होने वाला है। तो टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है, तो वर्क क्या होता है, पहले इसको जो किताबी लैंग्वेज के हिसाब समझते हैं, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, तो उसमें लिखा है वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इसमें देखो ये एनसीईआरटी का है तो ये एक कोर है ये। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। अगर आपको ये चीज़ें इसमें समझ में नहीं आता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको आगे चल के। तो सबसे पहले आपको इस डेफिनेशन को समझ लेना है। डेफिनेशन में देखो कुछ चीज़ें हैं। पहले क्या है कि यहाँ पे लिखा सेट टू बी वर्क इज सेट टू बी डन। ठीक है, मतलब कार्य हो चुका है। ये क्या रहा है, कार्य हो चुका है। कब, व्हेन, जब एक बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी बॉडी हो
या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो मूव करता है, ठीक है, अब मूव कैसे करेगा, मूव करना है उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद से, ठीक है। किसी भी तरीके का अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि आपने उस पर वर्क किया, ठीक है, आपने उस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया, ये कहा जाएगा। या फिर एक तरीके से और इसको बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो वर्क कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। थोड़ा सा और विजुलाइज करके इसको देखते हैं, थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से इसको देखते हैं कि यहाँ पे मान लो एक टेबल हम ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक टेबल ले लेते हैं, ये टेबल है जैसे आपके घर की टेबल होती है। यहाँ पे आपने एक बुक रख लिया, ठीक है, ये एक बुक है, इतनी खासी इतनी मोटी नहीं होती, बट ये सब मुझे यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। अब क्या करो यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद से क्या करो, इसको पुश करो, ठीक है, इस पर फोर्स लगाओ। जब आप फोर्स लगाओगे तो आप देखो कि यहाँ पे ये बुक है, ठीक है, और अब इसको यहाँ तक पहुँचा दो, यहाँ तक पहुँचा दो। अगर बुक फाइनली यहाँ पे आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ देखो इसका इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है मान लेते हैं ये डी है, ये कोई भी जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे कितना मान लेते हैं, इसको भी हम मान लेते हैं डी है। तो हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे यही वर्क है, कि मतलब आपने इस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया है तभी ये डी डिस्प्लेसमेंट या फिर ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, मूव हुआ है, ये मतलब है वर्क का, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि आपने इस बुक पे वर्क किया है, या फिर आपने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स इस बुक पे कुछ ना कुछ वर्क किया है तभी ये मूव किया है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ कंडीशंस हैं इसके। कंडीशन क्या क्या है कि जो वर्क डन है ये कब कब माना जाएगा कि हुआ है कि नहीं हुआ, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि वर्क डन हुआ है या वर्क डन नहीं हुआ है। उसके आपको मैं 2 पॉइंट समझाता हूँ कि ये किस तरीके से होता है। 2 कंडीशन है, और अगर आप एग्जामिनेशन में हो, बैठे हो और आपको लिखना है इस चीज़ के बारे में, तो वर्क के डेफिनेशन लिखने के बाद से अब ये कंडीशन अगर लिख दोगे तो ये काफ़ी बेहतर होगा। तो अगर ये थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स क्या है कि उस ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए, हवा में फोर्स नहीं लगाना है, ठीक है। कि यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है और आपने यहाँ पे फोर्स लगाया है तो देखो इससे कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट कह रहा है कि फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो ज़रूर आप कमेंट करें, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और मैं धीरे धीरे करके ऐसे आगे बढ़ता जाऊँगा। अगर आप नहीं समझ पाते हो या फिर कोई भी दिक्कत आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, कमेंट खुला हुआ है, हम आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम रिजॉल्व करेंगे या फिर जैसे भी करके मुझसे रिजॉल्व कर देंगे। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ठीक है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। अब इसको कैसे समझें, देखो इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, या फिर ये क्या है कि इसको ऐसे नहीं, मान लो कि एक स्टोन है, या फिर हम मान लेते हैं कि माउंटेन है, कोई पहाड़ है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे है, और आप यहाँ पे जाते हो, खड़े हो, और खड़े होने के बाद से क्या करते हो, इसको आप धक्का लगा रहे हो, ठीक है, माउंटेन पे धक्का लगा रहे हो। तो आप क्या देखोगे कि आप इतना एबल नहीं हो कि आप माउंटेन पे धक्का लगा रहे हो और धक्का लगा रहे हो और ये माउंटेन क्या है कि खिसक जाए, ऐसा तो होगा नहीं। या फिर माउंटेन की जगह अगर आप कोई बड़ा सा पत्थर ले लो या फिर आप अपने घर की दीवार ले लो और घर की दीवार पर धक्के मारते रहो, कुछ नहीं होगा, घर की दीवार हिलेगी भी नहीं, इतनी मजबूत होती है वो, ठीक है। कैसे कि जैसे ये है दीवार है, ये घर की दीवार ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। ये घर की दीवार है, यहाँ पे आप खड़े हो और आपको क्या करना, आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे। एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे, आप इस वर्क का एक्सपेरिमेंट करना है, आप इसको धक्का मारोगे, दीवार के क्या करोगे, धक्का मारोगे। आपने देखा दीवार खिसकी नहीं, आपने रुका, और रुकने के बाद से आप फिर क्या किए, और ज़ोर से आपने धक्का लगाया, बट फिर भी दीवार नहीं डिस्प्लेस नहीं हुई, वो कहीं इधर उधर मूव नहीं की, वो जहाँ थी वहीं रह गई। अब देखो कुछ देर बाद आप थक जाओगे, ठीक है, अब मतलब कि आप थक जाओगे, पसीने निकल जाएंगे, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, ठीक है, थक जाओगे, आप हार जाओगे, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं हुआ। तो जो दूसरा वाला जो पॉइंट है वो यही कह रहा है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। अगर इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो फिजिक्स क्या कह रहा है कि आपने, ठीक है, फिजिक्स क्या कह रहा है, आपने कोई वर्क नहीं किया। फिजिक्स का कहना है आपने कोई भी वर्क नहीं किया है, क्योंकि ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही हैं, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है बट दूसरा नहीं कर रही है, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना ही चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि आपने कुछ वर्क किया। समझ गए, आपने कुछ वर्क किया। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वर्क नहीं माना जाएगा, ये फिजिक्स कहता है। या फिर आप थक जाओ,
आप कुछ भी हो जाओ, आपके पसीने निकल जाए, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो साइंस कहता है, फिजिक्स कहता है आपने कोई कार्य नहीं किया है, आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को समझते हैं। नेक्स्ट, इसको और अच्छे तरीके से हम समझते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, अगर वर्क हो रहा है तो किस तरीके से, ठीक है, अगर वर्क हो रहा है तो किस तरीके से, ये हम ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये मान लेते हैं ये फर्श है या फिर फ्लोर है। ठीक है, फ्लोर पे हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने इस तरीके से रख दिया। ठीक है, मान लेते हैं इसका मास है m है। ठीक है, और ये इसकी सेंटर लाइन है इस तरीके से। ठीक है, आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया, आपने क्या किया, एक F नाम का एक फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स जब आपने लगाया तो ये इतना हल्का है कि ये क्या हो जाता है, ये मूव हो जाता है। मूव होने के बाद क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। मास इसका कितना रहेगा, m ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया। इसकी भी सेंटर लाइन को इस तरीके से मिला देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये अगर पॉइंट A है, ठीक है, पहले ये स्टार्टिंग में कहाँ था, पॉइंट A पे था, और अब क्या चला गया, ये पॉइंट B पे चला गया। तो अब पॉइंट A और पॉइंट B की बीच की दूरी मान लेते हैं, कोई भी दूरी है d, कोई सी भी हमने दूरी मान लिया कि d है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट देखो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, और आपने फोर्स को इसी डायरेक्शन में लगाया है। ठीक है, अब ये डायरेक्शन की बात है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आप बस फिगर को अपने माइंड में इसको इमेजिन करो किस तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए। कोई एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, आपने इसको धक्का लगाया, फोर्स लगाया, F नाम का एक फोर्स है, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद से आप इसको यहाँ तक कर दिए। ठीक है, दूरी कितनी है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इसके बीच में कितनी दूरी है, d है। तो अब साइंस कहता है आपने वर्क किया कैसे, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि द फोर्स शुड बी एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब आपने जो F फोर्स लगाया है ये ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट में जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट उसका होना चाहिए, वो मूव करना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पहले कहाँ था, A पे था, और उसके बाद कहाँ चला गया, B पे चला गया, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल है, दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड है। तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी डाउट के आप ये बोल सकते हो कि ये जो F फोर्स है, ठीक है, ये जो F फोर्स है इसने इस ऑब्जेक्ट पे कुछ काम किया। ये जो फोर्स F है इसने इस ऑब्जेक्ट पे कुछ काम किया। अब हमारा काम क्या, हम चाहते हैं कि ये काम कितना हुआ, अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट कि काम कितना हुआ, तो काम कितना हुआ ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले लिखते हैं यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू, इसमें देखो तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें क्या है, पहला तो आपने फोर्स लगाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास है और डिस्प्लेसमेंट d है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास है, इस पर आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट कितना है, d है। ठीक है, फोर्स क्या करना है, हमें क्या करना है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई कर देना है। हमें क्या करना है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई कर देना है, और सिंपल सा बस यही करना है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, वर्क डन। ये वर्क डन कितना हुआ कि पहले ऑब्जेक्ट A को, ऑब्जेक्ट M को, या फिर जो इसका मास M है, A पॉइंट से B पॉइंट तक डिस्प्लेस करने के लिए हमें F इंटू डी वर्क करना पड़ा। तो ये हो गया क्या, हमारा वर्क डन हो गया। ठीक है, अब वर्क डन हो गया तो हम इसको मेजर कैसे करेंगे। देखो मेजर करने का मतलब ये है कि जैसे अगर मास की अगर हम बात करते हैं तो पूछते हैं कितने केजी है, ठीक है, या फिर कितने ग्राम है, ऐसे करते हैं, तो मतलब एक यूनिट होती है। तो वैसे वर्क डन की भी यूनिट होती है। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी देखो इसकी यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको फोर्स की यूनिट पता होना चाहिए। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, तो यहाँ पे लिखो न्यूटन। ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, हम एसआई यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एसआई यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो एसआई यूनिट में फोर्स की यूनिट कितनी होती है, एन या फिर न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूटन मीटर। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, या फिर आप इसको सिंपली सा ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया आपका न्यूटन मीटर। ठीक है, अब देखो ये न्यूटन मीटर है, तो न्यूटन मीटर को हम एक और नाम से जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं, और उसको बोलते हैं जूल।
ठीक है, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जे से, और ये क्या है, जूल है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं और कोई खास इसका अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं। अगर जूल दे रखा है तो आप इसको न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, और अगर न्यूटन मीटर दे रखा है तो आप इसको जूल भी बोल सकते हैं। ये चीज़ अब तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट, जो भी ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस पर हमने वर्क डन किया तो ये डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, कितना डिस्प्लेस हुआ, d डिस्टेंस ये डिस्प्लेस हुआ, और वर्क डन हमने कितना किया, फोर्स जितना हमने लगाया, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है हमने उसका क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कंडीशन ये देखनी है आपको कि जो फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है, आपने अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया इस तरीके से, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो हम उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, बट हम अभी के लिए क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है उनका क्या डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो यहाँ के लिए आप इतना ये समझो, अगर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है उसको बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जूल आपको समझना है कि जूल क्या होता है या फिर न्यूटन मीटर क्या होता है। अब हमें ये समझना है कि जूल क्या है और न्यूटन मीटर क्या है। अब हम जूल को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे ये जूल क्या है। इसको समझने के लिए क्या करना है, एक सिंपल सा छोटा सा एक डेफिनेशन है, आप इसको एक बार रीड कर लो। बाकी का जो काम है वो मेरा है, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। ठीक है, एक बार इसको रीड करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, जूल है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कह रहा है कि 1 जूल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, 1 जूल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस इट बाय 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब वही है, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है वो दोनों क्या होना चाहिए, एक ही लाइन पे होना चाहिए, तब जा करके ये क्या है कि जूल को हम तब डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, वर्क डन पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम क्या लिखते थे, न्यूटन मीटर इसकी यूनिट थी, या फिर हम इसको क्या बोलते थे, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलें जूल। ठीक है, अब हमें ये डिफाइन करना है कि 1 जूल क्या है। अब हमें ये डिफाइन करना है कि 1 जूल क्या है। ठीक है, 1 जूल क्या है, इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि देखो, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या देगा, वर्क देगा, और वर्क को ही क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे। ठीक है, वर्क को क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे। अगर हमें 1 जूल की वैल्यू फाइंड करनी है, कि 1 जूल को डिफाइन करना है, मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया ये 1 जूल। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 जूल। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 1 जूल। अब 1 जूल क्या है, 1 जूल क्या है, ये डेफिनेशन कह रहा है कि 1 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए। भैया 1 न्यूटन का क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 न्यूटन का फोर्स होना चाहिए, और 1 मीटर का क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे। तो अब हम क्या थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से मैं इस डेफिनेशन को बताता हूँ आपको कि 1 जूल क्या होता है। 1 जूल क्या है कि अमाउंट ऑफ वर्क है। 1 जूल एक ऐसा अमाउंट ऑफ वर्क है जिसमें 1 न्यूटन का जब हमने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 1 मीटर हुआ। उसी को हम क्या कहते हैं, 1 जूल कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन है, और ये आपके बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा घुमा हुआ है। घुमा हुआ मतलब कि इसमें क्या है कि ये ऑब्जेक्ट क्या रहा है कि ऊपर नीचे जा रहा है, जो भी हो रहा है। ठीक है, तो हम पहले इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस बताता हूँ, जैसा मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हम थोड़ी देर बात करेंगे। पहले हम जैसे जो मैं बता रहा हूँ आपको वो समझना है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई सा एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया इस तरीके से, और ये क्या है कि फ्लोर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका देखो मास है। मास कितना है, मानते हैं ये 1 kg है। ठीक है, मास कितना है, 1 kg है। एक फोर्स लगा है, फोर्स कितना लगा है, F लगा है, और F को हम मान लेते हैं ये कितना है, 10 न्यूटन का हमने फोर्स लगा। ठीक है, मास कितना है, 1 kg है, और फोर्स हमने कितना लगाया, 10 न्यूटन का हमने फोर्स लगा दिया इस पर। अब जब हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये क्या ना, ये मूव किया, और मूव करने के बाद से ये यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, ये कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक ये पहुँच गया, ये यहाँ तक पहुँचा। और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, इसके बीच में डिस्टेंस ये हम मान लेते हैं
कि 5 न्यूटन है, ठीक है, 5 न्यूटन नहीं 5 मीटर है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है। और ये डिस्टेंस होने के बाद से आपको ये फाइंड करना है कि वर्क डन कितना हुआ, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, वर्क डन कितना हुआ, किसके द्वारा, फोर्स F के द्वारा, जो इस ऑब्जेक्ट पे जो वर्क किया गया है वो कितना है, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। अगर आप देख रहे हो तो आप इसको खुद से एक बार ट्राई करो कि इसका आंसर कितना होता है। आप खुद से करो, मैं भी इसको बताता हूँ। तो वर्क डन का हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, वर्क डन का फॉर्मूले फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। फोर्स कितना दे रखा है, सिंपल से आप देखो, फोर्स कितना दे रखा है, 10 न्यूटन दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है, ठीक है। इसको मैं यूनिट के साथ लिखता हूँ ताकि जब मैं जूल करूँगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ 10 न्यूटन इंटू 5 मीटर, ठीक है। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 न्यूटन मीटर। और इसी को न्यूटन मीटर को जैसे मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, जूल, ठीक है। तो जूल को हम जे से डिनोट करते हैं। और ये कितना हो जाएगा, 50 जूल का वर्क हुआ है इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स F के द्वारा, या फिर 10 न्यूटन का फोर्स ने कितना कार्य किया है, 50 जूल का कार्य किया है। तब जाकर के ये जो ऑब्जेक्ट है ये 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। सिमिलर सा, सिंपल सा है, वही जैसे आपने इससे पहले देखा वैसा ही क्वेश्चन है। एक बार और करके हम थोड़ा सा डेटा में चेंज कर देते हैं, ठीक है। कोई सा एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, राउंड शेप में है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है, मान लेते हैं 10 kg दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 10 kg दे रखा है। इस पर कितना, 10 kg। कोई फोर्स लग रहा है इस पर, कोई सा फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कितना है, F है, और हमें पता नहीं है, ठीक है। ये फोर्स कितना है ये हमें नहीं पता है, बस हमें ये पता है इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, जो मास है कितना है, 10 kg है। और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इस तरीके से जो इसका डिस्प्लेसमेंट है उसको हम ले लेते हैं 50 मीटर का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कितना है, 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस फोर्स F के द्वारा। अब हमें क्या फाइंड करना है, और इस पूरी प्रक्रिया में जो वर्क हुआ है उसको मैं आपको दे देता हूँ। जो वर्क डन है, वर्क डन कितना हुआ, एक मिनट, वर्क डन अभी हम नहीं, पहले इसको क्या करते हैं, पहले हम वर्क डन फाइंड करना सीख लेते हैं, उसके बाद से मैं बताऊंगा फोर्स कैसे फाइंड करते हैं या फिर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे जो फोर्स लगा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका 2 न्यूटन का, ठीक है। 2 न्यूटन का फोर्स लगा। यहाँ पे आप देखोगे कि जब फोर्स की वैल्यू आप दे दी है कितने न्यूटन का फोर्स है, तो यहाँ पे मास का इसकी क्या है, क्योंकि मास से कोई मतलब नहीं रहा, तो इसका हम इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं है। अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी इसका कोई यूज है नहीं कि हम मास का इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या हुआ कि ये डिस्प्लेस हुआ है। डिस्प्लेस होने के बाद कितना हो गया, 50 मीटर हुआ। हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन हमें फाइंड करना है। अब वर्क डन हमें कैसे फाइंड करना है, पहले तो इस पर कितना फोर्स लगा, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। फोर्स कितना लगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो फोर्स कितना लगा है, 2 न्यूटन का लगा है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 50 मीटर का लगा है। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 100 न्यूटन मीटर, या फिर हम इसी को कह सकते हैं 100 जूल, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे, बहुत ही सिंपल थे, आपको बस वैल्यू पुट करनी थी, बाकी सारा कुछ दिया हुआ था, ठीक है। ये तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहा जो मैंने आपको अभी बताया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और भी वर्क डन फाइंड कर रहे थे, अब हम फोर्स भी फाइंड करेंगे, वो भी सीखेंगे कैसे फोर्स फाइंड करते हैं, और ये भी सीखेंगे कैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये क्या है कि इसको डी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डी डिस्प्लेसमेंट लेते, पहले क्या था, यहाँ पे ये ए पोजीशन ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं बी ले लेते हैं, ठीक है। ए पे ये कितना कहाँ था, और आपको ये जो डिस्टेंस दे रखी है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, ये डिस्टेंस दे रखी है डी। डी क्या करना है, आपको फाइंड करना है, ठीक है। डी हमें क्या करना है, आपको फाइंड करना है। क्या क्या दिया रहेगा आपको, फोर्स देखो दिया रहेगा, फोर्स कितना हम मान लेते हैं 10 न्यूटन का क्या है, फोर्स है, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स है। वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन ये आपको दिया हुआ है, वर्क डन हम मान लेते हैं 100 न्यूटन है, ठीक है। वर्क डन कितना है, 100 न्यूटन है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि
जब हमने इस पे फोर्स F लगाया, जब 10 न्यूटन का हमने इस पे फोर्स लगाया तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ और हमें वर्क डन पता है। ठीक है, सिंपल सा वही है, जैसे कि फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था। अब पहले फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला लिखोगे कैसे, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कितना दे रखा है, 100। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन नहीं, वर्क डन किस में होगा, जूल में होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा। ठीक है, फोर्स कितना दे रखा है, 10 न्यूटन दे रखा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, डी दे रखा है। और हमें क्या फाइंड करना है, इसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो डी की वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, आप क्या करोगे, 10 न्यूटन को 100 से क्या करना है, 100 के नीचे लेकर जाना है। ठीक है, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 100 जूल डिवाइडेड बाई 10 न्यूटन। ठीक है, जूल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 जूल को न्यूटन मीटर हम लिख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जूल और जो न्यूटन मीटर है ये दोनों क्या है, यूनिट ही हैं। आप जूल को न्यूटन मीटर में कर सकते हो, या फिर ठीक है, न्यूटन मीटर को जूल में भी लिख सकते हो, जूल को न्यूटन मीटर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जूल को मैंने न्यूटन मीटर लिख दिया और इसे हमने 10 न्यूटन से डिवाइड किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो न्यूटन से न्यूटन तो कैंसिल आउट हो गया, और जब 100 को डिवाइड करोगे अब 10 से तो आपको मिलेगा 10। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 10 मीटर आया, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं जो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ था, अब वो आप इसको बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा है, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिक्कत उठाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं एक बार रीड करता हूँ क्वेश्चन। A porter lift luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 मीटर। ठीक है, above the ground। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी, ठीक है, पोर्टर है कोई भी है, वो इस तरीके से ना कुछ रखा हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वेट है, और इसका कितना दे रखा है, 15 kg दे रखा है। ये कितना है, 15 kg है। ठीक है, 15 kg है, देखो 15 kg है। ये क्या कर रहा है कि इसको ऊपर उठा रहा है, कितना ऊपर उठा रहा है, 1.5 मीटर ऊपर उठा रहा है। मतलब मान लेते हैं ये यहाँ तक इसने उसको उठा के कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कर दिया, और इसके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दे रखा है आपका 1.5 मीटर। ठीक है, ये कितना दे रखा है, 1.5 मीटर दे रखा है। इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि ना तो इसमें वर्क डन दिया हुआ है, ना तो इसने फोर्स दिया हुआ है, तो हम फाइंड कैसे करेंगे कि ये वर्क डन कितना हुआ है। ठीक है, देखो इसमें फोर्स भी दिया हुआ है। फोर्स कैसे दिया हुआ है, इसका मास कितना है, 15 kg है, मास कितना है, 15 kg। और अब देखोगे कि ये मास जो है ये कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होता है। ठीक है, जी की वैल्यू आप 10 ले लो, अभी क्या हाल फिलहाल में आप जी की वैल्यू 10 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, जो मास 10 है 15 है, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, कितना हो जाएगा, 150, और न्यूटन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, यही क्या होता है, फोर्स होता है। यही क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फोर्स होता है, यही फोर्स होता है। और ये कितना आ गया आपका 150 न्यूटन। अब हमें फोर्स भी पता है और हमें क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो हमें अभी ये देखना है कि कार्य कितना हुआ। ठीक है, अभी हमें ये देखना है कार्य कितना हुआ। तो अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, 150 न्यूटन का फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद से ये क्या हो जाएगा, 225 जूल आ जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर को हम जूल जूल लिख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करना चाहो तो 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 10 लिख सकते हैं, और इसमें क्या है 1.5 का मल्टीप्लाई किया हुआ है तो कर दो, और 15 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 225 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसमें इस क्वेश्चन में इतना जूल, ये तो आंसर है। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, मैंने आपको इसके कंडीशंस के बारे में आपको बता दिया है। अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क क्या है कि ये जो वर्क है, ठीक है, जो वर्क डन हुआ है ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा
या नेगेटिव होगा। देखो वर्क डन क्या है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपको ये बताना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये चीज़ आपको कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, शुरू से देख रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो 2 to 5 न्यूटन है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें ये आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बट अभी क्या है कि आपको ये होमवर्क है, आपके लिए है, और आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, देखना है। आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं आप उसको अच्छे से करना, और उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही है। और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कुछ भी किसी तरीके का, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ, आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे।